वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। बच्चों, हम आपके बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में पेपर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने फोनोन की अवधारणा के बारे में पढ़ा था कि फोनोन की अवधारणा कहाँ से आई, प्रसामान्य विधा क्या होती है और प्रसामान्य विधा के लिए या फोनोन के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो किस रूप में दी जाती है। एनर्जी एक सरल आवर्ती दोलक की जो एनर्जी दी जाती है उसी रूप में किसकी एनर्जी दी जाती है बच्चों, फोनोन की एनर्जी। और हमने क्या निकाला था पिछले कक्षा में, जो नंबर ऑफ फोनोन्स की संख्या है स्मॉल एन वो किसके बराबर आई आपकी 1/e⁻⁻ht। किसके बराबर आई देखो बच्चों, स्मॉल एन बराबर 1/e⁻hν/kt माइनस 1 के रूप में। ये नंबर ऑफ फोनोन्स की संख्या प्रदर्शित कर रहा है जो कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या भी इसी फॉर्मूले के द्वारा व्यक्त की जाती है, स्मॉल एन बराबर 1/e⁻hν/kt माइनस 1 के द्वारा। अर्थात जो फोनोन होंगे वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स का क्या करेंगे, पालन करेंगे। किसका पालन करेंगे, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स का क्या करेंगे बच्चों, पालन करेंगे। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से अभिप्राय है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होगी वो क्या होगी, सम होगी। क्या होगी, सम होगी। और इनका जो वेव फंक्शन लिखा जाएगा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स का वो क्या होगा आपका इवन वेव फंक्शन, या फिर बोल सकते हो आप सिमेट्रिक वेव फंक्शन। किसके फॉलो करेगा, सिमेट्री का। तो बच्चों ये थी हमारी पिछले लेक्चर के बारे में कुछ बातें जो हमने पढ़ा था, फोनोन की अवधारणा। आज का टॉपिक है बच्चों आपकी ठोसों की ऊष्माधारिता। ठोसों की ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा, जो ठोस के एटम्स हैं वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे। कंपन करने से क्या होगा, उनमें ऊष्मा का व्यय होगा। क्या होगा, ऊष्मा का व्यय होगा। ऊष्मा क्या है आपकी Q, और ऊष्मा को परिवर्तन के रूप में मैं लिख सकता हूँ dQ। तो इस dQ ऊष्मा का व्यय किस रूप में होगा, दोलकों की जो ठोस हैं, जो ठोसों को क्या मान लिया, n सरल आवर्ती दोलकों के रूप में। तो जो n सरल आवर्ती दोलक हैं उनको जब टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो अपनी एक मीन स्थिति, जो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेंगे, कंपन करेंगे। कंपन के फलस्वरूप जो ऊष्मा होगी वो किस में व्यय हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा प्लस कुछ कार्य में। किस में परिवर्तित हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और बरकटन के बराबर। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो जो उसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है वो किस रूप में होता है, आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में तथा बरकटन के रूप में। तो देखना बच्चों, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता के अंदर आपका पहला हेडिंग है ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी आपका क्या होती है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी ऊष्मा का कुछ पदार्थ आंतरिक ऊर्जा के रूप में, देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, अर्थात उसको क्या दे रहे हो आप, टेम्परेचर। क्या दे रहे हो, ठोस पदार्थ को टेम्परेचर। तो जो उसके एटम्स होंगे वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो जब किसी पदार्थ को आप गर्म किया जाता है तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी गर्म करने के पश्चात, तो ऊष्मा का जो परिवर्तन है, जो पदार्थ को गर्म कर रहे हो उसकी ऊष्मा, तो ऊष्मा में परिवर्तन
तो ऊष्मा में परिवर्तन पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा तथा वर्क डन या फिर कार्य के बराबर होता है। ऊष्मा में परिवर्तन पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य के बराबर या किए गए कार्य के समतुल्य होता है। किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या करोगे बच्चों, जब आप किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, ऊष्मा में परिवर्तन पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य के बराबर होगा। अब यदि हम पदार्थ की ऊष्मा में परिवर्तन को dq से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें, dq से, और जो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है वो किसके बराबर है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों हम du से, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, du से, और जो वर्क डन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे dw से, किससे, dw से। तो dq बराबर आपका क्या हो जाएगा, du प्लस dw। तो जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है बच्चों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, dq इजिकल टू du प्लस dw। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार dq बराबर क्या हो जाएगा, du प्लस dw। परंतु जो कार्य हो रहा है dw किसके बराबर होता है, देखो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dw होता है आपका pdv के बराबर। किसके बराबर होता है, pdv। तो dq क्या हो जाएगा आपका, dq इक्वल टू du प्लस pdv, du प्लस pdv के बराबर। अर्थात जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य के बराबर होगा। अर्थात यदि हम ये बोलें किसी निकाय की या किसी निकाय के द्वारा ऊष्मा के अवशोषण से उसके ताप में dt वृद्धि होती है, क्या बोले, यदि किसी पदार्थ में ऊष्मा के अवशोषण से उसके पदार्थ में कितना टेम्परेचर वृद्धि हो रहा है, dt टेम्परेचर। तो किसी पदार्थ की ऊष्मा में कितना टेम्परेचर परिवर्तन हुआ बच्चों, dt। तो हम बोल सकते हैं कि निकाय द्वारा एकांक केल्विन ताप वृद्धि के लिए, क्या बोल सकते हैं, निकाय के द्वारा एकांक केल्विन ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा dq बाई dt क्या कहलाएगी, आपकी ऊष्माधारिता। और यदि उस पदार्थ का द्रव्यमान हम एकांक द्रव्यमान माने तो वो जो ऊष्माधारिता कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो देखो बच्चों, ऊष्माधारिता की आपकी डेफिनेशन आगे, अतः किसी निकाय के द्वारा किसी सिस्टम्स के द्वारा, निकाय के द्वारा एकांक केल्विन ताप वृद्धि के लिए, एकांक केल्विन ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा अर्थात dq ओवर dt। कौन सी, dq ओवर dt क्या कहलाएगी आपकी, ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी आपकी, ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी कहलाती है। और यदि जो पदार्थ ले रहे हो आप, उस पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो एकांक हो, क्या हो, यूनिटी हो, तो तब ऊष्माधारिता जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता। और यदि
और यदि पदार्थ का द्रव्यमान एकांक हो, पदार्थ का द्रव्यमान एकांक हो तो क्या हो, यदि पदार्थ जो है ले रहे हो उसका जो द्रव्यमान एकांक हो तो ऊष्माधारिता क्या कहलाएगी आपकी, तो ऊष्माधारिता विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ऊष्माधारिता क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। स्पेशल हीट कैपेसिटी, और जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है आपकी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम कैपिटल सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। और ये होती है आपकी dq ओवर dt। क्या होती है आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता, C बराबर dq ओवर dt, C इक्वल टू dq ओवर dt। अब जो आपकी ऊष्माधारिता है दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हो आप, एट कांस्टेंट प्रेशर नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो देखो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी बच्चों, रिप्रेजेंट करेंगे हम Cp से। नियत दाब पर जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Cp से। और ये देखो किसके बराबर होगी, Cp बराबर dq ओवर dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कहलाएगी आपकी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसी प्रकार नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, किस पर, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, Cb, विशिष्ट ऊष्माधारिता। Cb बराबर क्या हो जाएगा आपका, वही dq ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या होता था आपका, dq इक्वल टू du प्लस pdv, dw की जगह क्या लिख सकते थे, pdv। अब आप नियत आयतन की बात कर रहे हो बच्चों, तो आयतन में परिवर्तन dv क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर। तो dq किसके बराबर आएगा, du के बराबर। तो यहाँ पे मैं dq की जगह क्या लिख सकता हूं, du ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको दो प्रकार की ऊष्माधारिता मिल गई, एक तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता और एक नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो नियत आयतन पर जब विशिष्ट ऊष्माधारिता का अध्ययन किया तो हमने देखा कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख रहे हैं, नियत आयतन पर देख रहे हैं। तो dq बराबर ऊष्मागतिकीय प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा आपका, du प्लस pdv। तो यहां से जो pdv है, क्योंकि वॉल्यूम आपका जो आयतन है वो क्या है आपका, नियत है, तो dv क्या हो जाएगा, जीरो। तो dq ओनली ऑन किसके बराबर आएगा बच्चों, du के बराबर। तो इससे यहां से dq की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, du। तो Cb क्या हो जाएगा, du ओवर dt। तो इस प्रकार से आपकी कहलाएंगी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता और नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब यदि मैं मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करूं, या फिर अगला टॉपिक है आपका जालक की विशिष्ट ऊष्माधारिता। जालक जो आपका लेटिस होता है, क्रिस्टल लेटिस, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप ठोसों की ऊष्माधारिता पढ़ चुके हो। ठोस में कौन कौन सी ऊष्माधारिताएं होती हैं, दो प्रकार की ऊष्माधारिताएं होती हैं, Cp और Cb। और ये ऊष्माधारिताएं कब प्राप्त होंगी, जब किसी पदार्थ के एकांक केल्विन ताप वृद्धि के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ ऊष्मा dq की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात dq बाई dt। क्या, dq बाई dt क्या कहलाएगी आपकी ऊष्माधारिता। और यदि उसी पदार्थ का द्रव्यमान आपका एकांक हो, m बराबर क्या हो, यूनिटी हो, तो फिर वो ऊष्माधारिता जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो अगला हेडिंग है आपका बच्चों जालक की
या फिर जालक ऊष्मा धारिता, जालक ऊष्मा धारिता। लैटिस हीट कैपेसिटी, जालकों की हीट कैपेसिटी किस कारण से होती है? देखो लैटिस हीट कैपेसिटी। देखो बच्चों, जालक जानते हो आप, जालक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय जालक या फिर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो रेगुलरली शेप्ड होते हैं, एक निश्चित दूरी के पश्चात अपने आप को रिपीट करते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो रेगुलरली शेप्ड नहीं होते, अर्थात उनकी जो दूरियां होती हैं वो एक नियमित रूप से ना होकर क्या होती हैं, अनियमित रूप से। अब देखो बच्चों, जैसे आपकी अगला हेडिंग है जालक ऊष्मा धारिता। अब जब किसी भी जालक पदार्थ को या किसी भी ठोस पदार्थ को आप ऊष्मा दोगे तो क्या होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और इस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के कारण आपकी दो प्रकार की या फिर दो प्रकार से जो ऊष्मा धारिता होंगी उत्पन्न होंगी। देखो, जब किसी जालक को आप ऊष्मा दी आपने, तो ऊष्मा देने के कारण क्या हुआ, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो आपके दो पॉइंट रेस्पॉन्सिबल होंगे जालक की ऊष्मा धारिता के लिए। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, जब आप जालक को ऊष्मा धारिता दे रहे हो, जब आप जालक को क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो क्या होगा, उसके जो एटम्स हैं अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेंगे, कंपन करेंगे। कंपन करेंगे तो क्या उत्पन्न होगी, आपकी ऊष्मा धारिता। नंबर 2, जब टेम्परेचर दोगे तो उसमें क्या होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो ठोस बंधे हुए हैं बॉन्ड्स के द्वारा, तो वो क्या होंगे, टूटेंगे। बॉन्ड्स टूटेंगे तो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के कारण जो ऊष्मा धारिता होगी वो क्या होगी, आपकी जालक की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो जो जैसे मैं बात कर लूं, यदि जालक के लिए एक नियत आयतन पर बात करूं, लैटिस, तो इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा, CV इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा प्लस CV फ्री इलेक्ट्रॉन। जो जालक की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता होगी, कौन कौन सी ऊष्मा धारिताओं का कॉम्बिनेशन होगी आपकी, एक तो होगी आपकी आंतरिक ऊर्जा प्लस, और एक होगी आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता आपको प्राप्त हो रही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। तो देखो बच्चों, जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, तो देखना, जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, क्या कर रहे हैं हम, ऊष्मा दोगे तभी तो क्या होगा, उसके टेम्परेचर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन। dQ/dt क्या दिखाता है आपका, dQ/dt दिखाता है आपका हीट कैपेसिटी, कि जालक के एकांक केल्विन ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मा धारिता। तो देखो, जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप, तो क्या होगा, जो ठोस पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हो उस ठोस पदार्थ के टेम्परेचर व ताप व आंतरिक ऊर्जा, जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, किसकी, ठोस की, वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन के कारण जो जालक की ऊष्मा धारिता प्राप्त होगी वो निम्न दो बिंदुओं के माध्यम से होगी। देखो, इन परिवर्तन के कारण निम्न दो कारणों से जो जालक है आपकी, उसकी क्या प्राप्त होगी, आपको हीट कैपेसिटी। कारणों से जालक की ऊष्मा धारिता
प्राप्त होगी। देखो बच्चों, नंबर 1 पॉइंट, जब आप किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हो तो उसके ताप में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है या ताप में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण जो एटम्स हैं, ठोस के जो एटम्स हैं, जो बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेंगे, सरल आवर्ती दोलन, या फिर बोल सकते हो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेंगे, कंपन करेंगे, और उन कंपनों का आयाम क्या होगा, बहुत कम होगा। तो नंबर 1 पॉइंट है आपका बच्चों, परमाणुओं में साम्यावस्था के इर्द गिर्द, परमाणुओं में साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन की ऊर्जा। नंबर 1 पॉइंट देखो, जब टेम्परेचर दिया आपने, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन हुआ तो उससे क्या हुआ, परमाणुओं में जो उसकी साम्यावस्था है, रेस्ट स्टेट है, परमाणुओं में साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन की ऊष्मा क्या होगा, जब आप टेम्परेचर या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा तो परमाणुओं में साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन की ऊर्जा में क्या होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी। टेम्परेचर और मिलेगा तो जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, वो और ज्यादा आयाम से क्या करने लगेंगे, कंपन करने लगेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, जो उसकी मीन पोजीशन है, साम्यावस्था की स्थिति है, उसके रेस्पेक्ट में। नंबर 2, अब जो आपने टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण जो ठोस है, जो ठोस में जो एटम्स जुड़े हुए हैं, उन एटम्स में क्या होगा, किससे जुड़े हुए हैं, वो लगातार बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, आपस में बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तरों में क्या होगी, उत्तेजन होगा। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे, टेम्परेचर और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मिलने से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो क्या होंगे, उत्तेजित अवस्था में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। मूल अवस्था से किसमें पहुंचेंगे, उत्तेजित अवस्था में। कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो नंबर 2, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजित अवस्था में संचरण से देखो, एक तो एनर्जी आपको क्या प्राप्त हुई, किसके कारण, परमाणु जो हैं उसके मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो कंपन में जो ऊर्जा, कंपन की ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है उसके कारण। नंबर 2, जो परमाणु है, परमाणु जो हुए हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके उच्च ऊर्जा स्तरों में, किनके उच्च ऊर्जा स्तरों में उत्तेजित होने से, किनके, फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो जो लैटिस की ऊष्माधारिता होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी, आपकी इंटरनल एनर्जी और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पर। तो देखो, यदि हम बात करें कि जो C है, C लैटिस, टोटल इस चालक की जो ऊष्माधारिता होगी वो किसके बराबर होगी, C लैटिस प्लस C इलेक्ट्रॉन। किसके कारण होगी, लैटिस की वाइब्रेशन एनर्जी के कारण और टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉन की उत्तेजन के कारण। अब यदि मैं ये मान लूं कि जो परमाणु की साम्यावस्था में इर्द गिर्द कंपन में जो ऊर्जा में वृद्धि हुई है, उस आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि को मैं क्या मान लूं, यू जालक के रूप में, और इसी प्रकार जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं उच्च ऊर्जा स्तरों में उत्तेजन कर रहे हैं, उनके कारण जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है या आंतरिक ऊर्जा, उसको क्या मान लें, यू इलेक्ट्रॉन। देखो, तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, यू बराबर यू जालक प्लस यू इलेक्ट्रॉन। देखो,
ये जालक वाली वो एनर्जी है जिसमें परमाणु अपने साम्यावस्था के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तरों में क्या कर रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं। तो उनके कारण जो इंटरनल एनर्जी प्राप्त हो रही है वो क्या है, यू जालक प्लस यू इलेक्ट्रॉन, जो कि टोटल किसकी एनर्जी है, जालक की ऊष्मा धारिता। अब यदि हम नियत आयतन पर जालक की विशिष्ट ऊष्मा धारिता देखें तो बच्चों नियत आयतन पर जालक की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होगी वो देखो क्या होगी, अतः नियत, या फिर पहले ये देख लो इनकी जो इंटरनल एनर्जी प्राप्त हुई है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, इनकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डी यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी यू जालक प्लस डी यू इलेक्ट्रॉन, डी यू जालक प्लस डी यू इलेक्ट्रॉन। अतः जालक की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता बच्चों क्या हो जाएगी, सीबी क्या हो जाएगी, नियत आयतन की बात कर रहे हैं, धारिता क्या हो जाएगी, सीबी बराबर, देखो सीबी बराबर क्या होता है आपका, डी यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो देखो डी यू ये है आपका, और डी यू किसके बराबर है, डी यू जालक प्लस डी यू इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी टी कॉन्स्टेंट भी, ये किसके कारण होगी, जालक के कारण एट कॉन्स्टेंट भी, ये हो जाएगी आपकी जालक के कारण, प्लस डी यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट बी, ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो देखो क्या प्राप्त होगा आपको, सीबी बराबर क्या हो जाएगा, ये सीबी जालक प्लस सीबी इलेक्ट्रॉन। अर्थात आप क्या कह सकते हो कि जो जालक की विशिष्ट ऊष्मा धारिता प्राप्त होगी नियत आयतन पर, वो किस किस के बराबर होगी, सीबी जालक प्लस सीबी इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर होगी बच्चों, सीबी जालक प्लस सीबी इलेक्ट्रॉन। और सीबी जालक जो है ठोस जालक की ऊष्मा धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, सीबी जालक, ये क्या कहलाती है, ठोस जालक की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या कहलाती है, ठोस जालक की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। सामान्य तौर पे यदि हम बात करें तो जो जालक की विशिष्ट ऊष्मा धारिता होगी वो मेनली किसके कारण होगी, ओनली सीबी जालक के कारण। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का जो योगदान है बहुत क्या होगा, नगण्य के रूप में होगा। क्या होगा, बहुत अल्प मात्रा में होगा। सीबी जालक, सीबी इलेक्ट्रॉन का योगदान क्या होगा, नगण्य। क्या होगा बच्चों, नगण्य। तो जो टोटल ऊष्मा धारिता है आपकी जालक की वो किस रूप में दी जाती है, ओनली ऑन सीबी इक्वल टू सीबी जालक के रूप में। इसका योगदान क्या होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल 0, नील के बराबर, नगण्य के बराबर। तो ये थी आपकी जालक की ऊष्मा धारिता, और हमने पढ़ा था ठोसों की ऊष्मा धारिता के बारे में। इससे आगे बच्चों हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।